क्लास तो हो गई। ठीक है। हम्म। ठीक है, इस पर चैट पे कर दो। हाँ, इसको बड़ा कर दो। ठीक है, बड़ा कर दो, बड़ा। बड़ी कहाँ पे होगी? मैं भी कर दूँ? टाइप करना, टाइप करके देखो। वेलकम एवरीवन। हाँ, WELCOME स्पेस एवरीवन, EVERY भाई, GONE 1। वेलकम है। एक सेकंड, आप हो गई ना क्लास शुरू? ठीक है, ओके, थैंक यू। नमस्कार बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपके अपने चैनल पर। सभी प्यारे बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन है। तो जुड़ गए सभी, तो सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो देखिए, सभी जुड़ जाइए। आज से क्लास को हम यथावत शुरू कर देंगे बढ़िया तरह से, ठीक है ना? हाँ, सबको साफ दिखाई दे रहा होगा? एक बार कमेंट करके दिखाओ, आवाज भी साफ आ रही है? हाँ, रामनरी मीणा मेरी प्यारी बहना, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। फनी मेहरा भैया, स्वागत, अभिनंदन। वोडाफोन, राधे राधे। तो सब जुड़ गए होंगे। अब सभी बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना, ठीक है? अभी भी बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सर एक बार ऑफर शुरू, एक दिन के लिए दे दो, कैसे भी करके एक दिन के लिए दे दो, है? अब ऐसे थोड़ी दिया जाता है। आवाज क्लियर आ रही है? सब क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। तो देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो बिल्कुल शुरुआत से बात करेंगे और बिल्कुल जीरो स्तर से बात करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है ना? उनसे बिल्कुल बहुत कुछ अलग शुरू करेंगे। पहले जो पढ़ा है वो तो पढ़ाई है, अगर आपने दोबारा से भी कोर्स लिया है तो उसमें और इसमें आपको काफी अंतर भी मिलेगा। काफी अंतर का मतलब है जो पहले भी आपने पढ़ रखा है, हाँ, तो उसमें और इसमें आपको काफी अंतर मिलेगा, ठीक है? बहुत कुछ उदाहरण अलग होंगे, बहुत सारी नई बातें होंगी, जो पुरानी बातें वो तो होंगी होंगी, उसके अलावा हम नई बातें भी करेंगे, है ना? तो सब कुछ बिल्कुल अलग और बहुत ही नए तरीके से होगा। तो मैं जैसे कि कल हमने शुरुआत कर दी थी, और कल जो भी हमारी बातें हुई थी, है ना सर, थर्ड ग्रेड से सीरीज को प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल, आज सूचना दूंगा थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज की, है ना? उसकी भी आज मैं सूचना देने वाला हूं, क्लास में दूंगा आज। तो देखिए, बात कर रहे थे हम, कल भी थोड़ी सी बात करी, और वो कल वाली क्लास भी रिकॉर्ड पड़ी हुई है, उसको देखना चाहिए। हालांकि कल कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं था,
हम जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो करेंगे हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। आप ये सोचना कि आपने किसी एक एग्जाम विशेष के लिए कोर्स नहीं खरीदा, आप ऐसे समझना कि आपने हिंदी को कंप्लीट पढ़ने के लिए कोर्स खरीदा है। किसके लिए कोर्स खरीदा है? हिंदी को कंप्लीट पढ़ने के लिए कोर्स खरीदा है, ऐसे समझ के पढ़ना है। आपने कोर्स जो खरीदा है, कोई भी ऐसा एग्जाम जो कितना भी कठिन क्यों नहीं हो, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी आती हो, वो हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। ठीक है ना? जैसे आप अगर आरएस की तैयारी कर लेते हो अच्छे से, तो बाकी सारे एग्जाम ऐसे ही निकल जाते। वैसे ही एक बार इस हिंदी को कंप्लीट पूरी अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद किसी भी एग्जाम के लिए आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस लेवल का मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? ऐसा भी नहीं है कि मैं आप सबको एक उसमें पढ़ाऊं। हाँ सर, वो क्लास ली थी उसका क्या अड्डा पर अब न्यू कॉपी बनाए क्या? मुकेश गोदारा, नई कॉपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो पहली है उसको यूज लेना, नई कोई भी चीज जुड़े उसको जोड़ते चलना, बस इतना करना है। ठीक है? तो अभी तो थोड़ा सा तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, कई चीज ऐसी हैं जो तो कॉमन ही है, वैसे ही रहेंगी। अलग होगी उसको अलग से नोट कर लेना, है ना? ये ध्यान रखना, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्लास है। एस कुमार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय की बात करेंगे सबसे पहले। और हिंदी भाषा एवं व्याकरण के सामान्य परिचय को विस्तार से समझना। ठीक है? मैं बोलूंगा उसको साथ के साथ लिखते हुए भी चलना है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हिंदी शब्द की। तो ये जो हिंदी शब्द है ये कहां से आया, कैसे आया, क्या इसका काल था, क्या इसका क्रम था? तो देखो, आपको मैं बता दूं, पहले समय, प्राचीन समय में 1500 ईसा पूर्व से जो पहले का समय है, उस समय में मनुष्य इतना ज्यादा क्या नहीं था, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था। एक्टिव का मतलब है बहुत ज्यादा मानसिक रूप से वो क्या नहीं था, एक्टिव। मानसिक रूप से एक्टिव का मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं है कि बुद्धि नहीं थी। आज के समय में उतनी जो चीजें आप नहीं कर रहे हो, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही लिख दी थी। मनुष्य शुरू से ही क्या रहा है, बहुत ज्यादा एडवांस रहा है। लेकिन जो टेक्निकल की जो चीजें हैं वो अब आई हैं। टेक्निकल की जो भी चीजें हैं वो अब आई हैं। ऐसे नहीं कहना चाह रहा मैं कि हम बहुत ज्यादा होशियार हैं और अब पुराने जो लोग थे वो गंवार थे, नहीं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं। ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, ग्रह नक्षत्रों की, ये सारी बातें जो आज घट रही हैं, इसकी 2000 वर्ष पहले ही क्या हो चुकी थी, लिखित साक्ष्य मिल चुके थे। कोरोना जैसी महामारी आएगी, इस दिन आएगी, इस बार को आएगी, इस महीने आएगी, इस साल आएगी, ये सारी बातें आज से बहुत पहले रामायण की चौपाइयों में भी लिखी हुई थी, ये देखी थी आप सबने। तो मनुष्य पहले से ही बहुत क्या था, होशियार तो था, बुद्धि थी, लेकिन आज टेक्निकल चीज में बहुत आगे हो गया है। तो मनुष्य जो है वो शुरू से भले ही बुद्धिमान रहा है सभी से, लेकिन हम बात करें अगर इस हिंदी शब्द की, तो जो हिंदी शब्द है ये कहां से आया, कैसे आया, क्या इसका काल था, क्या इसका क्रम था, ये सारी जानकारी हमें यहां पे लेनी है। तो अभी हम केवल हिंदी शब्द की बात करेंगे, फिर अकेले भाषा शब्द की बात करेंगे और इसके बाद हिंदी और भाषा दोनों की बातें करेंगे। तो भारत की जो सबसे प्राचीन नदी है जिसका नाम क्या है, सिंधु। और ये जो सिंधु नदी है ये कहां बहती थी, पारसिया और भारत के मध्य बहती थी। ये कहां बहती थी, पारसिया और भारत के मध्य बहती थी। एक बार देख लेना, कलर दिख रहा है ना? नहीं दिखे तो कलर चेंज कर देंगे, बहुत सारे कलर हैं अपने पास। ये दिख रहा है क्या? हाँ, एसआई को और मुझे सिर्फ हिंदी पढ़नी है, एक ही सपना है। आसिफ मंसूरी भैया, घबरा क्यों रहे हो? इस बार कुछ भी हो जाए, 2 एग्जाम, एक तो राजस्थान एसआई और एक शिक्षक, इनका औसत आप खुद निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन किससे हुए हैं। ठीक है ना? इस बार हम इस चीज को प्रूव करके दिखा देंगे। और रही बात आरजेएस, आरएएस और इनकी भी, तो इनका सिलेबस भी सेम है। तो जो एसआई पढ़ लेगा उसके लिए आरजेएस की हिंदी, जेएलओ की हिंदी, आरएएस की हिंदी कोई मायने रखती है क्या? कोई मायने नहीं रखती। तो मैं लेवल ही ऐसा लेके चलूंगा। तो आपको साफ नहीं दिख रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ,
कलर चेंज करते हैं। अच्छा, कलर सही नहीं था। अच्छा, मैंने सोचा साहब, ठीक है। देखो तो ये तो क्या है, पार्सिया है। ये क्या है, पार्सिया है। और ये क्या है, भारत है। ये क्या है, भारत है। भारत की सबसे प्राचीन नदी जिसका नाम था सिंधु, और वो कहां बहती थी, भारत और पार्सिया के मध्य बहती थी। कहां बहती थी, भारत और पार्सिया के मध्य बहती थी। जो पार्सिया है, यहां कौन रहते थे, पारसी लोग रहते थे। और उनकी भाषा कौन सी थी, फारसी भाषा थी। उनकी भाषा कौन सी थी, फारसी भाषा थी। और मुसलमानों ने इस पार्सिया पर आक्रमण किया और इसको अपने कब्जे में ले लिया, और कब्जे में लेकर इस पार्सिया का नाम क्या रख दिया, ईरान। तो वर्तमान ईरान का प्राचीन नाम क्या था, पार्सिया। वहां कौन सी भाषा बोली जाती थी, फारसी। वहां कौन रहते थे, पारसी। अब इस पार्सिया को वर्तमान में ईरान कहते हैं। और जो पारसी लोग थे वो तय और थ के स्थान पर प्रयोग करते तय का, द और ध के स्थान पर प्रयोग करते द का, प और फ के स्थान पर प्रयोग करते प का, और इसके अलावा त थ द द प फ। इसी प्रकार स के स्थान पर किसका प्रयोग करते, है का। तो तय और थ के स्थान पर तय, द और द के स्थान पर द, प और फ के स्थान पर प, और स के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे, है का। अब जाहिर सी बात है, वो जो सबसे प्राचीन नदी मैंने आपको बताई उसका नाम था सिंधु। और इस सिंधु को जो पारसी लोग थे वो क्या बोलते थे, तो जाहिर सी बात है, स को है बोलते थे, तो स की जगह मैंने है लिख दिया। और द के स्थान पर द का प्रयोग करते थे, तो मैंने द लिख दिया। तो जो पारसी लोग थे वो सिंधु को कौन सी नदी बोलते थे, हिंदू नदी बोलते थे। हाँ सर, पिछली एसआई में 70 प्रश्न सही हुए थे, इस बार 80 से 90 करना है। मुकेश सोलंकी भैया, सबसे पहली बात तो आपके 70 प्रश्न ही क्यों सही हुए, जबकि 89 प्रश्न कॉपी में से थे ज्यों के त्यों। इस बार 80 और 90 के बीच नहीं, 90 प्लस का सपना सोचना है, ठीक है। 90 से नीचे किसी कीमत में नहीं सोचना, 90 प्लस का सोचना है, क्योंकि हिंदी की दम पे ही सिलेक्शन होगा एसआई में। तो वो सिंधु को बोलते थे हिंदू नदी। सिंधु नदी को कौन सी नदी बोलते थे, हिंदू नदी बोलते थे। और इस सिंधु नदी के पास निवास करने वाले आर्य, इस सिंधु नदी के पास निवास करने वाले आर्य क्या कहलाए, हिंदू कहलाए। आर्य, पहले इनको हिंदुओं को क्या कहते, आर्य कहते नहीं कहते, हम आर्यवर्त, आर्य धन आवर्त, आर्यों से घिरा हुआ क्या था, आर्यावर्त, जिसे हम भारत कहते हैं। तो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, उसके पास निवास करने वाले आर्य कहलाए हिंदू। और उनकी ई का मतलब क्या होता है, भाषा। हिंदू धन ई, इसको मिला के लिखा तो हिंदू धन ई का क्या बनेगा, हिंदवी। और इस हिंदवी शब्द से ही रूढ़ होकर कौन सा शब्द बना है, हिंदी शब्द बना है। अभी हमने हिंदी भाषा की बात नहीं करी है, अभी हिंदी भाषा के बारे में हम कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, हम अभी केवल हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं। सर इस बार एसआई तो बनना ही है हिंदी, आप ऐसी करा दो ताकि 90% हिंदी में कॉपी में से ही आ जाए। जब 89% पिछली बार ला सकते हैं, उसके बाद तो हमारा पढ़ाने में, प्रश्नों के स्तर में और हर चीज में निखार आया है। तो 80 90 के बीच नहीं, 90 और 100 के बीच में लाएंगे, कॉपी में से लाएंगे, घबराओ मत। इस चीज का तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, लाइव क्लास में क्यों नहीं दिखता है, ये तो परचेज में दिखता है, इसे लाइव में लाओ। लाइव में लाओ मतलब मैं आपका फोटो ले लेता हूं आपके कमेंट का। परचेज में दिख रहा है। धर्मेंद्र चरपोटा भैया घबराओ मत,
ठीक है ना, जिसका भी नजदीक पेपर है एक सेकंड ग्रेड को छोड़कर, और थर्ड ग्रेड वालों जिसने भी थर्ड ग्रेड हिंदी का कोर्स खरीदा है उनके लिए तो एक विशेष सूचना दूंगा। एक विशेष सूचना मतलब जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, लेकिन वो सरप्राइज होगा, अभी नहीं बोलूंगा कुछ भी। तो सिंधु, हिंदू, हिंदवी और हिंदी, अगर अब हम बात करें जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, जो ये हिंदी शब्द है, भाषा नहीं केवल हिंदी शब्द, ये जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो इसका उत्तर होगा फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का। जैसे हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा कह देते, नहीं कहते, हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, इसी प्रकार इसको ईरान में होने के कारण फारसी, पारसी को ईरानी भाषा भी कह देते हैं। तो जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले आप इसको ज्यों का त्यों छाप लो। अच्छा, ये कष्ट मत करना, मत छापना। अब आपको कोई भी चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल एक रजिस्टर बनाना है और उस रजिस्टर का नाम लिखना है सिलेक्शन रजिस्टर। उस रजिस्टर का क्या नाम लिखना है, सिलेक्शन रजिस्टर। उस रजिस्टर में केवल आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और चीजें नोट करनी है, कुछ भी नहीं लिखना कॉपी में। आपको तो केवल एक रजिस्टर बनाना है और उस रजिस्टर में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको नोट करना है, जो आपके हिसाब से वो आपको महत्वपूर्ण लगे। बाकी की ये सारी की सारी मेरे खुद के हाथ से लिखी हुई पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी आपके ऐप में। YouTube पे जो मेरी क्लास चल रही है दोनों क्लासों की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। और सबको मेरा टेलीग्राम चैनल पता होगा, अगर नहीं पता तो टेलीग्राम चैनल नोट करके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना सभी। टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसका नाम मैं लिख देता हूं, SAHADEVCHOUDHARY, सहदेव चौधरी 78। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल को सभी ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको रेगुलर पीडीएफ मिलती रहे वाईटी की, यूट्यूब की। और इसकी पीडीएफ आपको आपके ऐप में मिलेगी तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, हिंदी की वजह से आप में से किसी को असफल नहीं होने दूंगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि इतने विस्तार से पढ़ाऊंगा, इतना प्रश्न हल कराऊंगा, जिसके बाद में एग्जामिनर खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कहां से पेपर बनाऊं और कैसे पेपर बनाऊं जो सहदेव चौधरी के पढ़ाई से बाहर चला जाए। और ये चैलेंज करके कहता हूं कि वो कहीं से भी पेपर बना ले, अपने प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा कोई भी। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं घबराना। तो सहदेव चौधरी 78 इसको क्या कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहां आपको रेगुलर पीडीएफ मिलेगी वाईटी की। तो अब मैं देखो आपको बता देता हूं इसको हम कैसे कहेंगे। भारत की सबसे प्राचीन नदी जिसका नाम था सिंधु, वह भारत और पारसिया के मध्य बहती थी। पारसी लोग तय और थ के स्थान पर तय, दय और दय के स्थान पर दय, पै और फै के स्थान पर पै और सै के स्थान पर है का प्रयोग करते थे। इस प्रकार उन्होंने सिंधु को कहा हिंदू। सिंधु नदी के पश्चिम और पश्चिमोत्तर में निवास करने वाले आर्य जो भारतीय थे उनको क्या कहा हिंदू, और उनकी भाषा क्या कहलाई हिंदवी। और इस हिंदवी शब्द से ही रूढ़ होकर कैसे करना है सर, मुझे ना आवे, कुछ नहीं करना आपको। इस पे जाके क्या करना है, टेलीग्राम पे डालना है सहदेव चौधरी, ठीक है ना, हाँ हिंदी भाई सहदेव चौधरी, इसके नाम से ना सहदेव चौधरी 78 है ना, ऐसे करके होगा। हाँ आपके उसमें मैं एक वो कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा, उससे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी तो पढ़ने पे ध्यान दो, पूरा एक बार मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। अब उसका क्या हुआ, तो जो फारसी लोग थे वो तय और थ के स्थान पर तय, दय दय के स्थान पर दय, पै पै के पै और सै के स्थान पर है का प्रयोग करते थे। उसलिए उन्होंने सिंधु को कहा हिंदू। उसके पास निवास करने वाले आर्य कहलाए हिंदू। उनकी भाषा हिंदवी और हिंदवी शब्द से रूढ़ होकर ही हिंदी शब्द का निर्माण हुआ है। सिंधु धन स्थान,
मिला के लिखा तो बना हिंदुस्तान। तो सिंधु को हिंदू, स्थान को स्थान करके हिंदुस्तान बना। तो इस प्रकार से ये अभी हमने केवल हिंदी शब्द की बात करी है, भाषा की बात नहीं करी। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको ज्यों की त्यों मिलती रहेगी। अब इसके आगे बात करते हैं। जय को यह बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, ये तो फिर तत्सम तद्भव रूप में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मत घबराओ, हाँ बिल्कुल। हिंदी भाई सहदेव चौधरी, हाँ हिंदी भाई सहदेव चौधरी 7-8 करके कुछ ऐसा होगा, मैं खुद ही भूल गया क्योंकि देखने का वो ही नहीं मिल पाता है। तुम्हारे कमेंट ही इतने आ गए थे उसमें मेरा ज्यादा, हाँ हिंदी भाई सहदेव चौधरी के नाम से है, हाँ सहदेव चौधरी 7-8 हिंदी भाई सहदेव चौधरी के नाम से, ये बिल्कुल इसी नाम से है। तो अब देखो, अभी हमने केवल हिंदी शब्द की बात करी है, अब इसके आगे हम बात करेंगे भाषा की। अभी केवल हिंदी शब्द की और हिंदी भाषा की, हिंदी शब्द की और भाषा की अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर दोनों को मिला के एक साथ बात करेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत की भाष धातु से हुई है। और इस भाष का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। इस भाष का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। मनुष्य क्या प्रकट करता है? भाव या विचार। आपके मन में कोई भाव या विचार आ रहा है, आप उसको क्या करना चाहते हो? प्रकट करना चाहते हो। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा बनने से पहले हम इसमें बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। मनुष्य क्या प्रकट करता है? भाव या विचार। अब मनुष्य अपने भाव या विचारों को प्रकट करता है, क्या पशु नहीं करता? पशु भी तो अपने मन के भाव विचारों को प्रकट करता है। आपने देखा होगा, आपका जब कुत्ता भूखा होता है, पालतू कुत्ता भूखा होता है, तो वो पूंछ को हिलाने लग जाता है। तो कुत्ता जब आपसे बहुत प्यार करता है तो वो आपको चाटने लग जाता है, आपके पास आके सुस्सी खिलने लग जाता है, आपको पैरों से खींचने लग जाता है, आपके सामने पूंछ हिलाने लग जाता है। वो भी अपने भाव और विचारों को प्रकट कर रहा है। लेकिन मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य में और पशु में जो मूल अंतर होता है वो दो चीजों का होता है, एक तो भाषा का और एक सामाजिकता का। ये दो चीज ऐसी हैं जो मनुष्य को किससे अलग कर देती हैं? पशु से अलग कर देती हैं। ये दो ही चीजें जो मनुष्य और पशु में अंतर कर देती हैं, एक तो भाषा और एक सामाजिकता। बाकी का सारे कर्म मनुष्य वही करता है जो पशु करता है, और कोई अंतर नहीं है। देखो, मैं आपके कमेंटों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा। हाँ हिंदी भाई सहदेव चौधरी, आपकी फोटो लगी है, बिल्कुल फोटो लगी हुई है। और इसको प्रिंट करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हो प्रिंट। हाँ सर, सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर क्लियर होने पर ही दूसरा पेपर चेक होता है सर, प्लीज बताना। देखो, अभी ये बात सूचना तो है, कहा जा रहा है फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड के लिए अभी ये चीज क्लियर नहीं करिए। लेकिन आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं हिंदी की आज से, ठीक है। थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं आज से नहीं, सॉरी कल से, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों की। तो आपको इसकी जानकारी दूंगा। और सेकंड ग्रेड के पेपर से पहले एक दिन में लाइव आके आप सभी के सामने रणनीति बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको पेपर करना है। एक रणनीति की बहुत अच्छी मेरी वीडियो भी है, वो अगर मिल जाएगी तो मैं वो भी डाल दूंगा उसमें अपने ऐप में, वो भी सुन लेना, बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी मैं आया हूं अभी फोरम में, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा संयम रखो। देखो अभी हम क्या करेंगे, आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो इस बार इतिहास बनाएंगे, ठीक है ना, एक अपने दम पे सिलेक्शनों का। तो थोड़ा सा धैर्य रखना। तो भाषा और सामाजिकता, इन दो चीजों का अंतर होता है। बाकी सारे कर्म मनुष्य वही करता है जो पशु करता है। क्या मनुष्य के पास में भाषा नहीं है? बिल्कुल है। क्या पशु के पास भाषा नहीं है? लेकिन व्यवस्थित नहीं है। उसकी भाषा को केवल वो ही समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते, या फिर वो समझ सकता है जो पशुओं के बीच रहता हो, उसने पूरा जीवन पशुओं के लिए समर्पित किया हो। अब दूसरी चीज, सामाजिकता। क्या मनुष्य सामाजिक प्राणी है? बिल्कुल है। वो समाज के कायदों के अनुसार, कानूनों के अनुसार चलता है। क्या पशु कभी भी
कभी भी पशु सामाजिक प्राणी के रूप में रहता है क्या? क्या कभी पशु किसी भी चीज को सोच करने के लिए समाज का ध्यान रखता है क्या? नहीं। मनुष्य सामाजिक है लेकिन पशु सामाजिक नहीं होता। इसको जो काम करना है वो करेगा, ना वो समाज देखता, ना वो पुल्लिंग देखता, ना वो स्त्रीलिंग देखता, ना वो कुछ देखता, जो उसके मन में आएगा वो करता है। तो मनुष्य और पशु में अंतर है, वो दो चीजों का अंतर है, भाषा और सामाजिकता। और जब कोई मनुष्य गलत भाषा का प्रयोग करने लग जाता है तो आप उसको क्या कहते हो? पशु नहीं कहते, कहते हो पशु है। और जब कोई मनुष्य समाज के नियमों, कायदों, कानून से हटके कोई कर्म करता है तो आप उसको पशु नहीं कहते, बिल्कुल कहते हो पशु है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा बनती है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा क्या बनी? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। तो भाषा के बारे में समझ आ गया। तो ये भाषा की परिभाषा हो गई। अब भाषा के अगर हम बात करें माध्यम की, अगर हम भाषा के किसकी बात करें? माध्यम की। तो भाषा के कितने माध्यम होते हैं? 3। अगर भाषा के माध्यमों की बात करें तो भाषा के माध्यम होते हैं 3। और भाषा के 3 माध्यम कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। भाषा के माध्यम 3 होते हैं, बोलना, लिखना और संकेत। और भाषा के कौशल होते हैं 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन एकमात्र मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी अंत के दोनों का क्रम बदल देती है। वो कहती है बच्चा सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर लिखेगा और उसके बाद पढ़ेगा। जबकि बाकी सभी विद्वान कहते हैं बच्चा सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद में बोलेगा, उसके बाद पढ़ेगा, फिर उसको लिखेगा। तो इसका ध्यान रखना, मारिया मॉन्टेसरी अंतिम 2 कौशल क्रम बदल देती है। ठीक है ना? तो भाषा के माध्यम 3 होते हैं और कौशल 4 होते हैं। और भाषा के 3 माध्यम कौन से होते हैं? आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो, 3 माध्यमों से कह सकते हो। या तो उसको सीधा बोलकर कह दोगे, और अगर बोलकर नहीं कह पा रहे तो उसको लिखकर कह दोगे। मान लो आपको लिखकर कहने में भी जोर आ रहा है, कोई आलसी होगा तो वो किससे कहेगा? संकेत से कह देगा। है? किससे कह देगा? संकेत से कह देगा। तो भाषा के माध्यम 3 होते हैं। अगर आप कोई बात कहना चाहते हो और उसको बोलकर कह दोगे तो उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। है? मान लो मैं आपसे कोई चीज कह रहा हूं, मैं आपसे कोई शब्द बोल रहा हूं, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और आप उसको सुन रहे हो, तो मैं आपसे कोई बात या मेरे मन के भाव विचार आपसे प्रकट कर रहा हूं बोल के, और आपको एक बार में इसका समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया पूछ लोगे, बोलकर माध्यम सरल था। अब मैं आपसे कोई चीज यहां लिख के बता रहा हूं, बोल नहीं रहा, मैं केवल लिख दिया यहां पे, और आपको को उसका अर्थ ही नहीं पता, तो बताइए वो कठिन हो गया नहीं हो गया? और आपको उसका अर्थ पता है तो आपके लिए सरल हो गया। तो जो लिखकर होता है माध्यम वो कैसा होता है? सरल और कठिन दोनों होता है। वो माध्यम कैसा होता है? सरल और कठिन होता है। लेकिन जब बात करें संकेत की, ये क्या लिख रहे हो सर? प्लीज क्लास वीडियो स्लो फास्ट का ऑप्शन नहीं है। देखो मैं आप सबके कमेंटों को पढ़ूंगा बाद में, हाँ कमेंटों को एक साथ पढ़ूंगा, और जो जो जिज्ञासा है वो कमेंट कर दो आप, है ना? मैं पढ़ लूंगा एक बार सारे कमेंटों को, और जो जो आपके जिज्ञासा होंगी, जो जो सुधार करने होंगे मैं वो करवा दूंगा सारे। ठीक है? मन में मत रखना, दुख मत पाना, बिल्कुल भी किसी तरह से दुख नहीं झेलना है। लिखकर जो माध्यम है वो सरल भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। लेकिन जो संकेत है, ये संकेत हमेशा कैसे होते हैं? कठिन होते हैं। संकेत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आप जरूरी है क्या आप हर संकेत समझ जाओ, और कई बार संकेत जूते भी पड़वा देता है। अब इसको हम बहुत उदाहरणों से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। देखो आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे चलते चलते पीछे से कोई गाड़ी आती है और वो हॉर्न देती है, उसके हॉर्न को सुनते आप साइड में हो जाते हो। क्यों? क्या वो ड्राइवर उतर के आपको साइड करने आया? नहीं, उसने एक संकेत दिया, पौ, आप तुरंत साइड हो गए।
क्या था ये? संकेत। आप कहीं अनजान जगह पे जा रहे हो और आपने गूगल का प्रयोग किया। गूगल क्या था आपका लिए? संकेत था। आप कहीं घूमने जा रहे हो, दिल्ली, नैनीताल, कहीं भी घूमने जा रहे हो और आप सामने लगे देखते माइलस्टोनों पे लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता, तो आप उसको देख देख के जाते हो। ये क्या था आपके लिए? संकेत। क्रिकेट मैच होता है, कोई क्रिकेटर आउट हो जाता है, कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है, एम्पायर एक उंगली उठा के इशारा करता है और आप तुरंत समझ जाते हो ये क्या हो गया? आउट। क्या था ये? संकेत। क्या एम्पायर एक एक के कान में जाके बता के आता है भैया आउट हो गया है? नहीं, एक उंगली उठाता है, आप सब समझ जाते हो क्या था? संकेत। अब जिसने जीवन में कोई मैच देखा ही नहीं हो और वो क्या है, वो ऐसे करके हाथ हिला रहा है एम्पायर, आप समझोगे रे इसके कोई लग रहा है बीमारी है, आपको समझ आएगा क्या? लेकिन वो किसका इशारा दे रहा है? चौका का। लेकिन जिसने देखा ही नहीं उसके लिए ये क्या था? अचंभे की बात थी, हंसी की बात थी। होगा नहीं होगा? तो इस प्रकार से ये माध्यम होते हैं। आरिफ मंसूरी भैया क्या कह रहे हो? मोबाइल की फुल स्क्रीन में क्यों नहीं आ रहा है? आज तो जैसा है ले लो, आपके कमेंटों को छोड़ दो। हाँ सर, सिकरन में स्क्रीन पर एक साइड में लाइट पड़ रही है। अच्छा, उधर वाली में आ रही होगी वो। आज मैं आपके कमेंटों को बहुत विस्तार से और एक एक कमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ूंगा, तब मैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर दूंगा। अब देखो, अब तो नहीं आ रही। तो सुनो अब आगे। देखिए, ठीक है ना? अब इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, उस उदाहरण से समझ जाना। और मेरी बात पहली क्लास में ही मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, बहुत अच्छे से समझो। जो विद्यार्थी मुझसे पहले पढ़ चुके हैं ये बात वो अच्छे से जानते हैं, उनको कोई समस्या नहीं। लेकिन जो विद्यार्थी मुझसे नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगर कोई भी अपना कोर्स फ्री भी देता है, मैंने तो फिर भी आपसे 11 रुपए लिए हैं, अगर कोई अपना कोर्स फ्री देता है तो उसको बेचने में भी, बेचने का मतलब हुआ फ्री देने में भी 500 कोर्स नहीं लेता कोई। मैंने आपसे 11 रुपए भी चार्ज लिया और उसके बावजूद भी मैंने 8,500 से ज्यादा कोर्स आपको दिए। 8,500 से ज्यादा आप लोगों ने मेरा कोर्स खरीदा, वो भी सिर्फ एक दिन में। एक दिन का ही था, दूसरा दिन तो लगभग आधे से ज्यादा हो ही लिया था। हाँ, 24 घंटे का समय था और इसमें आपने 8,500 से ज्यादा कोर्स खरीदे और 1500 से ज्यादा आज भी मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं कि सर एक दिन के लिए ऑफर और दे दो, हम रह गए और हमें कोर्स लेना है। और कई तो लड़ रहे हैं मुझसे, कमेंट कर रहे हैं कि सर आप हम आपको कितना सम्मान देते हैं, इमोशनली खूब ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझको, बहुत ज्यादा प्यार प्यारी बातें कर करके मुझे कि एक दिन और बढ़ा दो सर, कैसे भी। और एक तो पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक का तो ऐसे मैसेज आया, ऐसे कमेंट किया है कि सर आप मत दो, कोई बात नहीं, कोर्स तो हम आपका खरीदेंगे, चाहे वो 11 नहीं 3,000 का क्यों नहीं खरीदना पड़े। और उसने 999 का खरीद लिया। स्क्रीनशॉट और भेजा है कि लो सर, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 11 की जगह 999 देने पड़ गए, लेकिन कोर्स हमें आपका ही चाहिए था। ठीक है ना? तो दिल की गहराइयों से नतमस्तक हूं मैं आप सभी के सामने, जो आपने मुझे, और सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात जिसके लिए मेरे पास में आपको धन्यवाद कहने के शब्द नहीं है, आज तक यूट्यूब के इतिहास में एक पहला व्यक्ति मैं हुआ हूं जो यूट्यूब की तरफ से खुद कहा है कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसको 100% लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी है। 100% ने रिकॉर्ड बना है, वो बना है 99.9% लोगों के द्वारा 5 स्टार रेटिंग। लेकिन एकमात्र पहला यूट्यूब का इतिहास जिसमें 100% 5 स्टार रेटिंग मिली है। सारे ऐप उठा के देख लेना, किसी की रेटिंग 5 स्टार नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो 80%, 90%, हाईएस्ट 99%। लेकिन इतिहास का पहला व्यक्ति जिसकी 5 स्टार रेटिंग, वो भी 100% विद्यार्थियों के द्वारा। तो मैं आपके सामने अपनी जो खुशी है, मेरा जो प्यार और आपके लिए सम्मान है, मैं उसको जाहिर करने के लिए क्या है, शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कर नहीं सकता। आप लोगों ने मुझे प्यार और जो सम्मान दिया,
पहले एसआई, आरएस और आरजेएस इन तीन को मैं 2,999 में देने वाला था, लेकिन जो आपका प्यार और मैंने सम्मान देखा, 5,000 कोर्स एक झटके में बिकते ही मैंने सोच लिया कि नहीं, ये भी मैं 11 में ही दूंगा और इनको भी मैंने 11 रुपए में दे दिया। तो किसी भी एग्जाम के लिए आपने मेरा कोर्स खरीदा है, उन सभी के लिए ये 11 रुपए में ही रहेगा, ठीक है ना। तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आपने मेरे प्रति जो प्यार और सम्मान बना के रखा है। मैं अब और ज्यादा क्या हो गया, जिम्मेदार हो गया इस चीज के लिए कि अब मैं आपके लिए और अधिक मेहनत करूंगा, जी जान लगाऊंगा, जिससे कि आप लोगों ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है मैं उसको कम नहीं होने दूं और बना के रखूं। ऐप में आप ये क्लास ले ही रहे हो। एक दूसरी विनती मैं आपसे, चाहे मेरे छोटे भाई, बड़े भाई या किसी तरह से भी समझ के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट विनती कर रहा हूं, रात को 9 बजे वाली जो क्लास चलती है उस क्लास को लेना मत भूलना। मैं वादा कर रहा हूं, ये जो आप क्लास यहां पढ़ोगे और इसके बाद रात को 9 बजे पढ़ोगे, सुबह 8 बजे वाली क्लास भले ही मत लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन रात को 9 बजे वाली क्लास को लेना बिल्कुल मत भूल जाना। उसको रेगुलर लेते रहना, एक दिन भी नहीं छोड़नी है। रात को 9 बजे वाली क्लास जो YouTube पर चलती है उसको जरूर लेना है, किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो जाए, एक घड़ी अगर आपसे ये क्लास छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्लास नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि उसमें 4 विकल्प और चारों विकल्पों को बड़े ध्यान से और विस्तार से समझाता हूं। वो क्लास रेगुलर लेनी है, ठीक है ना। उसका नोटिफिकेशन डेली में उसमें डालता ही हूं टेलीग्राम पे, ठीक है ना। तो अब हमने इसमें बात करी है भाषा के 3 माध्यम, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। और दूसरी सुनो, मैं कभी बेवजह मजाक नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए मुझे अच्छे से पता है आप सभी एक सम्मानी हो और मैं भी जानता हूं कि मैं किस पद पे हूं और मैं कहां खड़ा हूं। इसलिए मैं बेहुदी और बेवजह की मजाक कभी नहीं करता। मैं मजाक बहुत ज्यादा करता हूं, लेकिन फूहड़ मजाक नहीं करता, ये ध्यान रखना। तो मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना, मेरे लिए आप सभी मेरे छोटे बड़े जो भी हैं भाई बहन जैसे हो। तो मजाक जरूर करता हूं, मैं बहुत ज्यादा मजाक करके पढ़ाता हूं, लेकिन फूहड़ मजाक नहीं करता, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी भी चीज को मैं जोड़ के पढ़ाता हूं। अब इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा जोड़ के, और उस उदाहरण के बाद आप जीवन में कभी इस चीज को नहीं भूलोगे। अब सुनो ध्यान से। अरे आरएस, बिल्कुल, अरे आरएस लेवल का एसआई से बढ़कर हिंदी में लेवल किसी का नहीं होता। और जब मैं इसको एसआई लेवल का लेके चलूंगा तो ये आरएस हुए, सेकंड ग्रेड हुआ, थर्ड ग्रेड हुआ, सीईटी हुआ, एलडीसी हुआ, बाकी सभी जो एग्जाम है वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आप इस चीज की चिंता मत करना, मेरे ऊपर छोड़ देना। हाँ, पेड कोर्स में मिली है। अच्छा, ऐसा है क्या? लाइव में नहीं दिख रही, पेड कोर्स में मिली है। अच्छा, ऐसे है क्या? ओहो, कोई बात नहीं, चलो कल से इसको लाइव में दिखाएंगे, इसीलिए दिक्कत हो रही है। हाँ, देखो कितनी बड़ी बात कही है सत्येंद्र कुमार। नहीं सर, हाथ मत जोड़ो, आप मेरे भगवान हो। मैंने 18 कोर्स खरीदवाए हैं कोचिंग में मेरे सभी मित्रों को। अरे तो ये मुझे अच्छे से पता है, अगर एक एक विद्यार्थी अकेला खरीद के शांत बैठता तो 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा कोर्स ऐसे ही थोड़ी बिक जाते। इसका मतलब है आप सभी लोगों ने मेरे प्रति प्यार और सम्मान जताया है। ये महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, मैं ये इतनी खुशी इस चीज लिए नहीं दिखा रहा कि मुझे पैसे बहुत आए। अरे जो 8,500 से ज्यादा कोर्स बेचने के बजाय मैं 1,000 कोर्स बेचता और इससे 10 गुने पैसे कमा लेता, ठीक है ना। लेकिन मैं इस चीज के लिए नहीं खुश हो रहा, मैं खुशी हो रहा है मुझे कि इतने प्यार और सम्मान के लिए आपके, इससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। तो अब एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग में ये बात स्थायी बैठ जाएगी। क्या? भाषा के माध्यम है 3। अब सुनो, एक लड़का है और वो किसी लड़की से बहुत ज्यादा अटूट प्रेम करता है। प्यार नहीं, प्रेम। प्यार में और प्रेम में बहुत अंतर है। प्यार एक बहुत ही पवित्र शब्द होता है, जो कुछ दुष्टों ने इसको बदनाम कर दिया, जो कि एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा शब्द है। प्यार किसी से भी हो सकता है, अपने पेन से हो सकता है, अपनी गाड़ी से हो सकता है, अपनी पुस्तक से होता है, अपने माता से, अपने पिता से, भाई से, किसी से भी हो सकता है, वो प्यार है।
विषमलिंगी से होता है वो प्रेम होता है, लेकिन धारा 377 जब से हटी है समलिंग प्रेम भी होता है, लड़का लड़का से, लड़की लड़की से शादी कर लेते हैं। तो एक लड़का एक लड़की से अटूट प्रेम करता है और वो उसको बहुत अधिक चाहता है, और लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं है, अभी वो नई उम्र का ही है अथवा 11th क्लास में पढ़ता है, इसका मतलब अभी अभी उसकी शुरुआत हुई है। 11th क्लास में पढ़ता है, 11th क्लास का विद्यार्थी होगा 16-17 साल का ही होगा। आजकल तो एडवांस हो गए, 9th क्लास के बहुत एडवांस हो जाते हैं, 7th के एडवांस हो जाते, आप देखते ही रहे होंगे। तो वो किसी लड़की को अटूट प्रेम करता है और वो अपने मन के भाव और विचार उस लड़की से प्रकट करना चाहता है। अब वो कितने माध्यमों से कर सकते हो? 3 माध्यम से। कितने माध्यमों से कर सकता है? 3। या तो बोल के कह दे, सीधा ही बोल दे कि प्यारी बहना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अरे बहना तो कैसे कहेगा? हाँ, प्यार शब्द बोल रहा है तो बहन भी कह सकता है, क्योंकि प्यार तो बहन से भी हो सकता है, प्रेम नहीं, प्रेम अलग चीज है। तो वो बोल के भी कह सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐप में रिकॉर्ड रहेगी, बिल्कुल ये क्लास रिकॉर्ड रहेगी, आप इसको कभी भी देख सकते हो, जब आपका मन हो तब देख सकते हो। तो वो सीधा उसको बोल सकता है। अब उसको डर लग रहा है, अब सीधा कैसे बोल सकता है? ये माध्यम सरल कैसे हुआ? वो उसको सीधा कैसे बोलेगा? क्लास के बैठ है, वो उसकी क्लास में बैठी हुई और वो गई नल पे पानी पी ले। जैसे ही वो नल पे पानी पीने गई, पीछे से गया भाग के, अकेली देखी और जाके उसको साफ साफ बोल दिया। और साफ साफ बोलने पर अगर उसने, लड़की ने उसके प्रेम को एक्सेप्ट कर लिया अच्छी बात है, अगर एक्सेप्ट ना करके उसके चांटे भी मारे 2 तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि एक लड़की ने ही उसकी बेइज्जती करी और किसी ने देखा ही नहीं, घर की बात थी, पिट लिया, कोई बात नहीं है ना। रिस्क तो लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती। तो उसने अपने मन के भाव और विचार बोलकर प्रकट किए और अकेली लड़की के सामने उसकी बेइज्जती हुई, तो ये माध्यम सरल था, सीधा बोल दिया। दूसरा माध्यम होता है लिखकर। लिखकर कैसे? जैसे ही वो पानी पीने गई, पीछे से लेटर जेब में पहले ही रख के घूम रहा था, मौका पाते ही उसकी पुस्तक खोली, उसमें लेटर रख दिया और फिर 2 दिन पढ़ने ही नहीं आया, क्योंकि पता है बवाल हो सकता है। 2 दिन में गुस्सा शांत हो जाएगा उसका, लड़की का अगर नाराज होगी, और तीसरे दिन आ जाएगा। तो उसने अपने मन के भाव कैसे प्रकट कर दिए? लिख के, पत्र के माध्यम से। अब उस लड़की ने उससे पत्र को पढ़ के रात में अगर अपनी इच्छा जाहिर करी उसके साथ प्रेम करने की, तो माध्यम सरल हो गया। और लड़की ने जाके प्रिंसिपल को बता दिया और तीसरे दिन वो आया, या उस लड़के के घर वालों को बता दिया और उसकी बढ़िया तरह से ठुकाई हो गई, तो ये कैसा माध्यम हो गया? कठिन माध्यम। क्लियर है? क्योंकि प्रूफ मिल गया। और प्रूफ भाई बोलने में प्रूफ थोड़ी था, तो वहां पे अगर वो लड़की कहती भी घर वालों से जाके, तो बोल दे भैया मैंने कब कहा, ये मन से बना रही है? बलराम मीणा भैया बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो वहां पे तो प्रूफ मिल गया, इसलिए माध्यम सरल भी हो सकता है और कठिन। माध्यम तीसरा कौन सा है? संकेत। अब तीसरा संकेत माध्यम कठिन क्यों है? इसका मूल कारण क्या है? अब मान लो वो लड़का अपने मन के भाव और विचार उस लड़की को देना चाहता है, बताना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, और किससे कर रहा है? संकेत से। अब वो संकेत दे रहा है लड़की को आंख का, और जैसे ही उसने संकेत आंख का दिया और जिस लड़की को वो संकेत देना चाह रहा था, जिस लड़की को वो अपने मन के भाव और विचार प्रकट करना चाह रहा था, तो जिस समय वो संकेत देने वाला था उस समय वो लड़की उसकी तरफ देख रही थी, और जैसे उसने संकेत दिया उस लड़की ने तो मुंह कर लिया इधर, और दूसरी लड़की ने वो संकेत ले लिया, और संकेत लेते ही दूसरी लड़की ने उतार के चप्पल और उसकी बढ़िया से मुजाई कर दी। तो ये माध्यम कैसा हो गया? कठिन। तो माध्यम संकेत कैसा होता है? कठिन होता है, नहीं होता। तो एक लड़के ने अपने मन के भाव और विचार 3 तरह से प्रकट किए, एक सीधा बोल के, या फिर लिख के, या फिर संकेत के माध्यम से। सीधा बोलकर प्रकट किया इसलिए सरल था, एक के आगे ही बेइज्जती हुई। लिखकर प्रकट किया, अगर उस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रेम, तो वो सरल है, और नहीं किया, ठुकाई करवा दी, तो कठिन है। लेकिन संकेत कैसा माध्यम हो गया? कठिन, क्योंकि इसमें सबके सामने बेइज्जती भी होती है और ठुकाई भी होती है, और जिन लोगों ने उससे दुश्मनी पाल रखी होगी उनको भी हाथ साफ करने का मौका मिल जाता है। तो कितने माध्यम हो गए? 3। तो माध्यम होते हैं 3, लेकिन अगर बात करें भाषा के कौशलों की, तो भाषा के कौशल कितने होते हैं? भाषा के कौशल होते हैं 4।
किसी भी भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 कौशल होते हैं। और ये 4 कौशल कौन कौन से होते हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपने देखा होगा भाषा के जो कौशल हैं वो 4 कौन कौन से? बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? सुनेगा। सुनने के बाद में बोलेगा। बोलने के बाद में पढ़ेगा। और पढ़ने के बाद में वो क्या करेगा? लिखेगा। तो भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 कौशल होते हैं। अब 4 कौशल कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। कितने कौशल होते हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पढ़ना और लिखना। अब इसको शॉर्ट तरीके से लिखते हैं तो इसको क्या लिख देते हैं? सु का तो ले लिया, सुनने का तो ले लिया सु, बोलने का ले लिया बो, पढ़ने का ले लिया प और लिखने का ले लिया ली। तो इसको क्या कह देते हैं? सुबोपली। तो शॉर्ट में इसको क्या कह दिया जाता है? सुबोपली कह दिया जाता है। सुनने का क्या ले लिया था? सु। बोलने का क्या ले लिया था? बो। पढ़ने का क्या ले लिया था? प। और लिखने का क्या ले लिया था? ली। तो इसको क्या कह देते हैं? सुबोपली। और संस्कृत में इसको क्या कह देते हैं? श्रवण, वदन, पठन और लेखन। श्रवपली। और अंग्रेजी में आप जानते हो LSRW, LSRW। L मतलब लिसन, S मतलब स्पीक, P मतलब पढ़ना मतलब LSR रीड और लिखना मतलब राइट W। तो LSRW भी कह देते हैं। तो ये भाषा के माध्यम थे, ये भाषा के कौशल थे। लेकिन इसमें एक चीज जो नोट लगानी है, अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको एक नोटबुक अलग से बनानी है और उस नोटबुक का नाम देना है सिलेक्शन डायरी। उसमें आपको मैं बहुत सारी चीजें नई नई बताऊंगा, वो आपको डायरी में नोट करते चलना है। जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले उस डायरी को 1 घंटे पहले अच्छे से पढ़ के जाना। अब जैसे मैं यहां नोट लगवाऊंगा और उस नोट को डायरी में तुरंत लिख लिया आपने, क्या? सभी विद्वान भाषा के 4 कौशलों का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना बताते हैं, लेकिन डॉक्टर मारिया मोंटेसरी इसके क्रम को बदल के, अंतिम 2 के क्रम को बदलकर सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना बताती है। तो ये चीज नोट कर ली, अब ध्यान रहेगा। अब जब ये सारी चीजें आप अपने हाथों से नोट करके रख लोगे तो एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा, गलत होगा क्या? नहीं। एग्जाम में प्रश्न गलत तब होता है कि जब आप अपने अलग से स्पेशल नोट्स नहीं बनाते और वो चीज पढ़ी पढ़ाई चीज भले ही एग्जाम में आती है तो वो सब घुसुड़ पुसुड़ हो जाती है, पता ही नहीं चलता कौन सा कहां से कैसे आया। और जब ये चीज आपने नोट करी है और आपको पता रहेगा, अपने हाथ से लिख रहे हो और अपने हाथ से लिखी हुई चीज जब जो की त्यों पेपर में आएगी तो याद रहेगा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आपको इसका ध्यान रखना है। तो बताइए, हिंदी शब्द और इस भाषा शब्द में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन रही है क्या? अब एक कमेंट पढ़ लेता हूं आपका। हमें भी सर जी सिलेक्शन लेना है, 2 बार राजस्थान पुलिस में पास हुई पर ज्वाइनिंग नहीं, एक बार तो हिम्मत टूट गई। जिंदगी में याद रखना, जिसकी किस्मत में बहुत ज्यादा अच्छा लिखा रहता है उसको इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। तो आपको पिछली बार कुछ नहीं मिला क्योंकि हो सकता है इस बार कुछ अच्छा किस्मत में लिखा होगा। समझ आ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने एक तो केवल हिंदी शब्द की बात करी और केवल एक भाषा शब्द की बात करी। अब हिंदी और भाषा दोनों की एक साथ बात करेंगे। सारा कुछ मैं आपको पीडीएफ में दूंगा। अब इसके आगे हम बात करेंगे हिंदी भाषा की एक साथ। इसके आगे हम जो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हिंदी भाषा की एक साथ बात करेंगे। क्या है हिंदी भाषा? अभी तो अलग अलग बात करी थी, अभी हिंदी शब्द की बात करी थी, भाषा शब्द की बात करी, अब दोनों की एक साथ बात करेंगे। तो आपको अच्छे से पता है सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत। संस्कृत के बाद में आई पाली,
पाली के बाद में आई प्राकृत। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाया? अपभ्रंश। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाया? अपभ्रंश। इस अपभ्रंश का ही भाग है सौरसेनी। और इस सौरसेनी अपभ्रंश से ही किसका निर्माण हुआ है? हिंदी का। इस सौरसेनी अपभ्रंश से ही किसका निर्माण हुआ है? हिंदी का। अभी हमने ये केवल क्रम लिखा है, जबकि हम बात काल और क्रम दोनों की करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ मंसूरी भैया। मेरी गुरु दक्षिणा सबसे बड़ी आपका सिलेक्शन है। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा मेरे लिए जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि कागज का टुकड़ा मानता हूं इस पैसे को। मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता। जो इंसान मुझसे, जो भी लोग, जो भी कोई व्यक्ति मुझसे पर्सनली जानता होगा और मिला होगा, तो वो ये चीज कह देगा कि सहदेव चौधरी के लिए पैसा केवल एक उपयोग की वस्तु है, ना कि उसकी भूख है। ठीक है ना? तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो आपका गुरु दक्षिणा है वो आपका सिलेक्शन ही है, उससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो हिंदी भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश का भाग सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश से ही निर्माण हुआ है हिंदी का। तो ये हमने केवल क्या लिखा है? क्रम। अब इसके बाद हम बात करेंगे काल की। इस जो संस्कृत है, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। एक तो वह संस्कृत जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए थे, जिसे कहा जाता है वैदिक संस्कृत, और एक वह संस्कृत जो लोक व्यवहार में प्रचलित थी, जिसे कहा गया है लौकिक संस्कृत। वैदिक जो संस्कृत है उसका प्रयोग आज के डेट में बहुत कम होता है। आज के समय पे जो आप संस्कृत प्रयोग करते हो ना, वो लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत बहुत ही कठिन होती है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। तो जितने भी रामायण है, महाभारत है, ठीक है ना, ये किस में लिखे गए? लौकिक संस्कृत में। आप रामायण महाभारत जिसको पढ़ रहे हो वो बहुत सरल भाषा है संस्कृत। जो वेद उपनिषद ऋचाएं लिखी गई थी वो किस में लिखी गई थी? वैदिक संस्कृत में। अब आपको देखो करना क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। किसी भी भाषा का कोई समय एक साथ निश्चित नहीं हो सकता, और कोई भी भाषा एक साथ अस्तित्व में नहीं आ सकती। केवल हम उसका एक औसतन समय निकालते हैं, एवरेज टाइम निकालते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी भाषा के औसत समय की, तो उसमें अंतर आता है 500 वर्ष का। आपको कुछ नहीं करना है, 500 घटाते चलना है और सीधे हिंदी पे पहुंच जाओगे। अब बात करें अगर हम किसकी? वैदिक संस्कृत की। और वैदिक संस्कृत की शुरुआत मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से। कब से मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से। आपको 1500 ईसा पूर्व में से 500 घटाते घटाते हिंदी पर आना है। अब मान लो वैदिक संस्कृत का समय माना जाएगा तो 1500 ईसा पूर्व से अब 500, अब ईसा पूर्व है, जाहिर सी बात है घटता है, ईसवी बढ़ती है, ईसा पूर्व घटता है। तो वैदिक संस्कृत का समय होगा 1500 ईसा पूर्व से कब से कब तक हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब वैदिक संस्कृत के बाद में आई लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत का समय हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत के बाद में आई पाली, और पाली का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। इसके बाद में आई प्राकृत, और प्राकृत का समय होगा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व घट रहा है। लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व घट रहा है। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी घट रहा है। अब प्राकृत की बात करें तो अब आ गई ईस्वी, तो बढ़ेगा, तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। इसके बाद में आई सौरसेनी अपभ्रंश।
और सौर सैनी अपभ्रंश का समय कब से माना जाता है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसका समय कब से माना जाता है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और इसके बाद में आई हिंदी, और हिंदी का समय कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। अब जो वर्तमान समय है ये किसका है? वर्तमान समय है हिंदी का। वर्तमान जो समय है वो कौन सा है? हिंदी का। क्यों? क्या आज के समय पे आज संस्कृत प्रयोग नहीं होती क्या? क्या आज के समय पे पाली प्रयोग नहीं होती क्या? क्या आज के समय पे प्राकृत या अपभ्रंश प्रयोग नहीं होती क्या? बिल्कुल होती। लेकिन वर्तमान समय हिंदी का ही क्यों है? वर्तमान समय हिंदी का इसलिए है क्योंकि जिस समय जिस भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है वह समय उस भाषा का माना जाता है। और वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो किस भाषा का किया जाता है? हिंदी का। इसलिए वर्तमान समय किसका होगा? हिंदी का होगा। समझ आया नहीं आया? अब बात करें जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। सारे बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। और जितने भी जैन ग्रंथ हैं वो सब किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। अर्थात बौद्धों की भाषा पाली और जैनियों की भाषा प्राकृत होती है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, जिसको हिंदी में कहते हैं छापा खाना, और सबसे पहले छापा खाने का प्रयोग जो भाषा में किया गया वो किस भाषा में किया गया? ध्यान रखना, प्राकृत भाषा में किया गया। जैनियों ने अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए सबसे पहले छापा खाना का प्रयोग किया। किताब खूब सारी बेची नहीं मतलब उन्होंने बांटी, पैसे नहीं रखे, पैसे नहीं लिए, अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण कर खूब सारी किताबें बांटी थी। तो ये हमने क्या लिख दिया? काल और क्रम दोनों लिख दिया। अब 1000 ईस्वी आते ही क्या एक साथ हिंदी अस्तित्व में आ गई क्या? नहीं। कुछ समय ऐसा था जिसमें अपभ्रंश, हिंदी, ये सब क्या चल रही थी? बराबर चल रही। लेकिन 1100 ईस्वी आते ही हिंदी का प्रयोग बहुत ज्यादा और बाकी भाषाओं का प्रयोग बहुत कम हो गया। और वर्तमान समय में तो स्थिति यह है कि हिंदी ने सभी भाषाओं को पीछे छोड़कर अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया। अगर आप देखो और ईमानदारी से देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का नाम था चीनी की मंडारिन। उसको भी पीछे छोड़कर हिंदी ने सबसे पहले और अच्छा और सबसे ऊंचा पद स्थान कर लिया। लेकिन इसको अभी हम ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकते। हिंदी का यही नहीं, केवल भारत में हिंदी नहीं बोली जाती और संपूर्ण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती। 10 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हिंदी बोली जाती है, संपूर्ण भारत में नहीं बोली जाती। और हिंदी केवल भारत में ही नहीं, भारत के अलावा 10 देशों में भी प्रयोग की जाती है, बोली जाती है और अपना अस्तित्व रखती है। विदेशी यूनिवर्सिटियों में भी हिंदी को पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूं हिंदी का प्रारंभिक समय की बात करें तो 1000 ईस्वी, लेकिन हिंदी के मानक समय की बात करूं, हिंदी का मानक समय, तो हिंदी का मानक समय क्या माना जाएगा? 1100 ईस्वी। अगर हम हिंदी के मानक समय की बात करें तो हिंदी का मानक समय क्या हो जाएगा? 1100 ईस्वी हो जाएगा। ये बात समझ आई नहीं आई? तो अभी तो हमने केवल इसके काल और क्रम की बात करी है, अभी इसमें हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे कल रात को 9 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।